इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत जो मेडाइवल हिस्ट्री है ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मध्यकालीन इतिहास शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं 800 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक जो उत्तर भारत की इतिहास है उसके बारे में। इसमें जो सबसे पहले हम देखेंगे वो देखेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसमें जो शामिल हुए थे वो हुए थे गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट तथा पाल। गुर्जर प्रतिहार भी एक वंश है, वंश था। राष्ट्रकूट भी यहाँ पे एक वंश था और पाल भी एक तरह से वहाँ पे क्या है, वंश था। हम मध्यकालीन भारत के इतिहास जब बात कर रहे हैं तो आप लोग ये सोचे कि हम अभी मध्यकालीन भारत में ही रह रहे हैं, मान लेते हैं, मतलब समझना है आपको, वैसे हम लोग रहते नहीं है। मान लीजिए अगर ये आप मान लोगे तो ये कहानी जो आप पढ़ोगे वो प्रेजेंट टाइम को लेकर के पढ़ोगे तो समझने में बहुत आसानी होगा। अब ये त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था इसके पीछे के कारण क्या थे? तो कारण तो ये था कि कन्नौज पर आधिपत्य जमाने के लिए, जो हमारा कन्नौज था उड़ीसा के साइड में, उस कन्नौज पर जो है अधिकार जमाने के लिए जो है वो युद्ध हो रहे थे। संघर्ष काल जो है लगभग 100 वर्षों का रहा है, मतलब 100 वर्षों तक जो है कन्नौज को लेकर के युद्ध होता है। जो गुर्जर प्रतिहार हैं, राष्ट्रकूट हैं और पाल वंश के शासक जो भी थे, पाल वंश जो थे वो। अंतिम जो विजय होती है वो होती है गुर्जर प्रतिहारों की, अर्थात राष्ट्रकूट और पाल जो हैं वो हार जाते हैं। फिर गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार जब इसमें जीते हैं तो थोड़ा उसमें जो इंटरेस्ट जो है वो तो जगना ही चाहिए। तो संस्थापक जो थे वो थे नागभट्ट प्रथम, जो 730 ईस्वी में हो करते हैं। राजधानी जो था इसका था भीनमाल। त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ जो है वो वत्सराज के समय में जो है वो होता है और महमूद गजनबी के आगमन के समय गुर्जर प्रतिहार शासक जो थे वो थे आपके राज्यपाल। ठीक है, आपको पता है कि महमूद गजनबी ने जो भारत पे भी बहुत बार जो है आक्रमण करते हैं। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं पाल वंश के बारे में कुछ। तो पाल वंश के जो संस्थापक थे वो थे गोपाल, जो 750 ईस्वी में इसकी स्थापना करते हैं पाल वंश की। विश्वविद्यालय जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो पाल वंश के ही एक शासक होते हैं, धर्मपाल, उनके द्वारा यह किया जाता है। और पाल वंश के जो अंतिम शासक होते हैं वो होते हैं गोविंद पाल। अब मोहम्मद मोहम्मद गजनबी की बात यहाँ पर हमने देखा था, महमूद गजनबी की, तो हम यहाँ पे महमूद गजनबी के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारी। आपको पता है कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक होते हैं। उसके पश्चात महमूद गजनबी हैं और मोहम्मद गौरी। कहीं कहीं जो है वो कहा जाता है कि भारत पर सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रमण थे वो ईरानी के द्वारा किया गया था। द्वितीय भी जो है वो कहा जाता है ईरानी के द्वारा। तृतीय में आते हैं मोहम्मद बिन बिन कासिम, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मोहम्मद बिन कासिम जो हैं वो पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे 712 ईस्वी में। उसके पश्चात मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गौरी हमने देख ही लिया। मोहम्मद गजनबी के बारे में अगर हम बात करें तो गजनबी के शासक गजनी के शासक जो सुरुद्दीन थे उनका पुत्र थे ये कौन, मोहम्मद गजनबी। तो मोहम्मद गजनबी किसके पुत्र थे? गजनी के शासक सुरुद्दीन के ये पुत्र थे। भारत पर आक्रमण जो किया इन्होंने 17 बार जो है वो भारत पे आक्रमण करते हैं। 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी के बीच में यह भारत पर 17 बार जो है वो आक्रमण करते हैं और यहाँ से धन लूट करके ले जाते हैं। सोमनाथ पर जो आक्रमण हुआ था वो इनका हुआ था 1026 ईस्वी में। सोमनाथ जो है वो गुजरात में है। फिर दरबारी विद्वान जो पुस्तकें लिखे हैं उसमें अलबरूनी जो लिखे हैं वो पुस्तक, उस पुस्तक का नाम था किताब उल हिंद। उसके पश्चात उत्वी किताब उल यामनी लिखते हैं। फिरदौसी जो है वो शाहनामा के नाम से एक बुक लिखते हैं और बैहाकी तारिक ए सुबुक्तगीन के नाम से जो है वो पुस्तक लिखते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। तो राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे वो थे दंती दुर्ग। कब करते हैं? तो 752 ईस्वी में ये करते हैं। राष्ट्रकूट वंश के जो राजधानी हुआ करता था वो था मान्यखेत और एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण भी जो है वो राष्ट्रकूट के एक शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाई जाती है। और राष्ट्रकूट वंश के जो अंतिम शासक होते हैं वो होते हैं कर्क द्वितीय। अब हम बात कर लेते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में।
मोहम्मद गौरी जो हैं वो गौर प्रांत के शासक रहते थे उस समय। प्रथम आक्रमण जो है वो 1175 ईस्वी में मुल्तान पर ये करते हैं और गुजरात आक्रमण जो है वो भीम द्वितीय मूलराज द्वितीय ने पराजित किया था। जब ये गुजरात आक्रमण करते हैं तो भीम द्वितीय जो मूलराज द्वितीय के नाम से भी जाने जाते हैं, इनको पराजित किया था 1178 ईस्वी में। प्रमुख युद्ध अगर हम बात करें मोहम्मद गौरी के द्वारा तो तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो चौहान वंश के शासक होते हैं और वो विजय रहते हैं, अर्थात मोहम्मद गौरी इस युद्ध में हार जाते हैं और वहां से वो भाग निकलते हैं एक सैनिक की सहायता से। उसके पश्चात अगले ही साल तराइन का द्वितीय युद्ध होता है जो 1192 ईस्वी में होता है और पृथ्वीराज चौहान जो है वो इसमें हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जो है वो जीत जाते हैं। उसके पश्चात चंदावर का युद्ध होता है 1194 ईस्वी में, जिसमें जयचंद से युद्ध होता है और इसमें भी गौरी जो है वो विजित रहता है, अर्थात वो जीत जाता है। आपको पता होगा कि मोहम्मद गौरी के ही साथ जो है इनके दो सेनापति आए थे। एक तो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन जो है वो इन्हीं के सेनापति थे, अर्थात ये सेनापति भी थे और ये भी कह सकते हैं कि मोहम्मद गौरी का जो है ये गुलाम भी था। मोहम्मद गौरी का ये गुलाम भी थे। मोहम्मद गौरी के साथ दो सेनापति आए थे, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा जो थे वो थे बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी वही बख्तियार खिलजी हैं जिन्होंने बिहार के एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में जो है वो आग लगा दिया था। उसके पश्चात जब यही जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसी ने दिल्ली पर जो है गुलाम वंश का स्थापना करता है और उसी गुलाम वंश में दिल्ली सल्तनत में जो भी शासन काल आते हैं, जो भी शासक आते हैं उसको ही हम लोग सल्तनत काल के नाम से जानते हैं। और इनमें मूल तौर पे 5 जो वंश जो है वो आते हैं, जिनमें सल्तनत काल का जो पहला वंश था वो था गुलाम वंश। और गुलाम वंश के संस्थापक आपको जैसा कि हमने बताया कुतुबुद्दीन ऐबक करते हैं, वैसे वास्तविक संस्थापक जो जो है वो इल्तुतमिश को कहा जाता है। अब मैं यहाँ पे इल्तुतमिश का भी जो क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा वो भी मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा डाउट है इसमें। आगे भी लिखा होगा मोहम्मद गौरी जो है वो इनके मोहम्मद गौरी के जो गुलाम थे वो तो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का भी एक गुलाम था जिसको हम लोग बोलते हैं इल्तुतमिश के नाम से जानते हैं। इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं और ये गुलाम भी थे और साथ ही साथ कुतुबुद्दीन ऐबक के ये दामाद भी थे। अब हम बात कर लेते हैं सल्तनत काल में जो हमने कहा 5 वंश आए थे। 5 वंश में पहला जो था गुलाम वंश, इसका जो समय काल है वो है 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना करती है और 1290 ईस्वी तक जो है वो गुलाम वंश चलता है। उसके पश्चात अगला वंश जो आती है वो आती है खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो शासन काल चलता है 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक। उसके पश्चात आती है तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो शासन चलता है 1320 से लेकर के 1412 ईस्वी तक। उसके पश्चात सैयद वंश। सैयद वंश का शासन काल चलता है 1414 से लेकर के 1451 तक। और लोदी वंश, अंतिम लोदी वंश आते हैं। इसके संस्थापक जो है बहलोल लोदी का द्वारा किया जाता है 1451 में और फिर ये शासन चलती है 1526 ईस्वी में, जब पानीपत की प्रथम युद्ध होती है इब्राहिम लोदी के बीच में और बाबर के बीच में। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं गुलाम वंश के सुल्तान के बारे में। तो आपको पता है कि गुलाम वंश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित किया जाता है। 1206 में स्थापित किया जाता है और 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। तो साथ ही कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो यहाँ से हट जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। तो क्या फिर उनका जो है बेटा जो है वो होते हैं आराम शाह। याद रखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा है आराम शाह, जो 1210 में तो शासक बनता है, लेकिन इल्तुतमिश जो है वो इसको मार देता है आराम शाह को और 1211 ईस्वी में, और 1211 ईस्वी में ये खुद शासक बन बैठता है। तो आप देखिए गुलाम वंश का जो पहला शासक थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा जो है वो है आराम शाह और तृतीया जो है वो है आपका इल्तुतमिश, जो इसके दामाद व गुलाम भी था इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का। उसके पश्चात इल्तुतमिश के बाद जो है वो एक और शासक आते हैं 1236 ईस्वी में, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है इल्तुतमिश की बेटी। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, जो रजिया सुल्तान शासक बनती है 1236 ईस्वी में और 1240 ईस्वी तक ये शासक करती हैं। उसके पश्चात इनको गद्दी से हटा करके फिर उसके पश्चात मुइजुद्दीन बाराम शाह जो है वो शासक बनता है, और वो बनता है तो 1240 से लेकर के 42 मतलब 2 साल के लिए शासक बनता है। उसके पश्चात जो अगला शासक बनता है वो होता है अलाउद्दीन मसूद शाह।
उसके पश्चात नसीरुद्दीन महमूद और उसके पश्चात गयासुद्दीन बलबन। आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो कुतुबुद्दीन ऐबक तो आपको पढ़ना ही है, बहुत छोटा सा पॉइंट है, इसको आप कवर अप कर सकते हैं, हाफ एन आवर, एक घंटा में आपको कवर कर लीजिएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ लीजिएगा, इल्तुतमिश जो हम पढ़ा रहे हैं, फिर जो उसका रजिया सुल्तान भी इम्पोर्टेंट है, फिर जो है सो गयासुद्दीन बलबन जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, और बलबन का जो शासन काल चला था 1266 से लेकर के 1268 ईस्वी तक। उसके पश्चात कैकुबाद या फिर कह सकते हैं क्यूमर्स जो है वो आते हैं 1287 से लेकर के 1290 ईस्वी तक। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम यहाँ पे आपके सामने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। जैसा कि हमने पीछे भी बताया है कि 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके पश्चात 1210 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इनको लाख बख्श या फिर कुरान खां भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है लाख बख्श, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये देखिए जो खुद गुलाम जो रहते हैं ना, या कोई इंसान खुद गरीबी देखा होता है, तो वो गरीबी का जो है कभी मजाक नहीं बनाता। सबसे बड़ी इंसान आज भी देखेंगे, सबसे बड़ी इंसान वो है जो कभी किसी के गरीबी को मजाक ना बनाए। आजकल बहुत सारे ऐसे पैसे वाले आज नौजवान दिखते हैं, आप लोगों में से भी कोई होंगे, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन होंगे कि आप लोग गरीबी को महसूस नहीं करते होंगे, लेकिन जो खुद गरीबी को जानता है, महसूस किया हुआ है, तो वो गरीबी को भलीभांति परिचित रहता है। तो लाख बख्श जो इसलिए कहा था क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम थे, तो गुलाम की जिंदगी कैसी होती है उनसे बेहतर कौन जान पाएगा। तो इनको इसीलिए लाख बख्श कहा था क्योंकि बहुत सारे कोई दंड और कुछ देना होता था, तो ज्यादा दंड नहीं देते थे, ये उस दंड को जो है माफ कर देते थे। कुरान खां फिर इसको क्यों कहा जाता था, तो कुरान खां इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये कुरान को बहुत सुरीली मतलब मीठे स्वर में जो है वो गान किया करते थे कुरानों को, इसलिए इनको कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक कुछ निर्माण कार्य भी करते हैं। इसमें निर्माण कार्य में जो पहला है वो है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है, उसका निर्माण करवाते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है उसका निर्माण करवाते हैं। ये कहा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो पहले एक मंदिर हुआ करता था, इसको 2.5 दिन में ही तोड़ फोड़ करके जो भी बचा उसको मॉडिफाई करके, बचा तोड़ फोड़ उतना नहीं किए थे, मॉडिफाई कर दिए थे, और मॉडिफाई करके इस मंदिर को एक मस्जिद में तब्दील कर देते हैं। फिर इसके पश्चात कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो दिल्ली में शुरू करवाते तो हैं, लेकिन ये पूरा नहीं करवा पाते क्योंकि इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य पूरा जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा करवाया जाता है, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। कुतुब मीनार का निर्माण जो है पूरा करवाया किसने, इल्तुतमिश ने। अगला पॉइंट ही हमारा है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के बारे में जो हम जानते हैं, तो हम देखते हैं कि 12 से 11 ईस्वी में राजधानी जो है वो लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर देते हैं। कौन करते हैं, तो इल्तुतमिश। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश की स्थापना किए थे, तो इनकी राजधानी जो है वो कहाँ थी, लाहौर में थी। और आपको पता होना चाहिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मृत्यु जो है वो भी लाहौर में ही हुआ था, घोड़े से गिर करके। और इल्तुतमिश राजधानी जो है वो लाहौर से दिल्ली जो है वो ले आते हैं और एकता व्यवस्था की शुरुआत करते हैं। एकता व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने। और 40 गुलाम सरदारों के संगठन करके ये तुर्कान ए चहलगानी का गठन करते हैं। तो चहलगानी का भी गठन जो है वो इल्तुतमिश के ही द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ टंका या कह टंका जैसे चांदी का तथा जीतल तांबे का नामक जो है सिक्का चलवाते हैं। मतलब टंका और जीतल जो है ये चलवाते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए टंका जो है वो किस धातु की बनी थी, तो चांदी की, और जीतल जो है किस धातु की थी, तो वो तांबे की। उसके पश्चात जो इम्पोर्टेंट है वो है रजिया। जैसे जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया था कि जो जो इम्पोर्टेंट है उसी को आपको पढ़ना है, यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा इस वाले में। तो वही जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट सब हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो हम नहीं देखेंगे, उसमें इसमें दिया भी नहीं है। अब इसको वैसे था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान क्यों, क्योंकि ये पहली महिला मुस्लिम शासक बनी थी भारत में, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। दिल्ली की सुल्तान बनने वाली एकमात्र महिला है, पहला भी है और एकमात्र भी है। उसके पश्चात क्या है, ये अल्तुनिया से विवाह करते हैं। साथ ही साथ अल्तुनिया ने रजिया के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था। अल्तुनिया ने ही रजिया के विरुद्ध जो है वो विद्रोह कर देते हैं, उसमें रजिया विफल हो जाती है। और इल्तुतमिश की पुत्री थी, कौन थी, तो रजिया। इल्तुतमिश के जो उत्तराधिकारी बनती है वो रजिया ही बनती है, इसीलिए ये शासिका बनती है कुछ दिन के लिए, 4 साल के लिए। क्योंकि 1236 में जो है ये शासक बनती है और 40 तक की रहती है, तो 4 साल के लिए। वहीं पे अगर आप देखेंगे इनके पिताजी का शासनकाल बहुत लंबा था, 12 से 11 से लेकर के जो है 36 तक जो है ये शासक बने रहते हैं। इल्तुतमिश की बात हो रही थी। तो
अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बलबन के बारे में। तो वास्तविक नाम जो है बलबन का वो था बहाउद्दीन, ठीक है। साथ ही साथ तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त करते हैं। तुर्कान ए चहलगानी कौन, जो इल्तुतमिश के द्वारा जो शुरू किया गया था उसको ये समाप्त कर देते हैं। साथ ही जिले इलाही की उपाधि धारण की तथा स्वयं को नियामत एक खुदाई कहा था। तो किसने कहा था, तो बलबन ने, और जिले इलाही उपाधि जो है वो धारण करते हैं। साथ ही साथ ईरानी परंपरा जो सिजदा था या फिर कह सकते हैं पैबोस को लागू करते हैं। नौरोज त्योहार मनाना शुरू करते हैं। पैबोस का मतलब होता है जैसे मत मान लो ये यहाँ पे बैठे हुए हैं तो लोग आते थे और इनके चरण को चूमते थे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैबोस कहते हैं। उसके पश्चात लोह एवं रक्त की नीति जो है वो बलबन के द्वारा ही अपनाई जाती है। ये भी आप मेन पॉइंट याद रखिएगा। इसमें जो भी लिखे हुए हैं बहुत छोटे छोटे पॉइंट में लिखे हुए हैं क्योंकि ये सब नोट्स ही है इसलिए। फिर इसके पश्चात हम बात कर लेते हैं खिलजी वंश के प्रमुख शासक। आपको पता है कि गुलाम वंश के बाद जो है दूसरा जो वंश आता है वो आता है आपका खिलजी वंश, ठीक है, खिलजी वंश। तो खिलजी वंश के जो बात करें तो उसमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो हैं वो खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। तो यहाँ पे क्यूमर्स की हत्या कर खिलजी वंश की जो स्थापना करते हैं। क्यूमर्स कौन थे, तो गुलाम वंश के अंतिम शासक थे। उसके पश्चात मल्लिक जज्जू ने इनके समय जो है वो विद्रोह करते हैं और 1296 में इनके भतीजे जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने इनकी हत्या कर देते हैं और उसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी स्वयं शासक बन बैठता है। तो अब हम बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ये शासन करते हैं 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक। प्रथम आक्रमण जो है इनके समय में प्रथम आक्रमण गुजरात के विरुद्ध ये करते हैं। प्रथम आक्रमण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी किसके विरुद्ध करते हैं, तो गुजरात के विरुद्ध करते हैं और सिकंदर द्वितीय की उपाधि जो है वो धारण करते हैं, ठीक है। सिकंदर ईशानी या फिर कह सकते हैं सिकंदर द्वितीय। मलिक कफूर नामक दास जो है गुजरात से ही प्राप्त हुआ था। इनके एक दास प्राप्त हुआ था मलिक काफूर, वो जो है दास गुजरात से इनको प्राप्त होते हैं। प्रारंभ किया गया कार्य इनके द्वारा कौन कौन से कार्य प्रारंभ किए गए थे, तो भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना, उसके पश्चात जो है बाजार नियंत्रण या फिर कह सकते हैं मूल्य नियंत्रण की लागू करना, साथ ही साथ घोड़े को दागने तथा सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा को भी आरंभ जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया जाता है। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं इनके द्वारा किए गए अभियान और उस अभियान जो विरुद्ध जो शासक थे जहां ये जो है सो अभियान किए तो उसके भी कोई ना कोई तो राजा रहे होंगे ना, तो उनके बारे में। तो इनका जो पहला अभियान था जैसे कि हमने देखा गुजरात पहला अभियान था, तो गुजरात का जो अभियान पहला था उनमें वहां के शासक कौन थे, तो कर्ण देव थे। उसके पश्चात दूसरा जो अभियान इनका होता है वो होता है रणथंबोर, उस समय वहां के राजा थे हमीद देव। उसके पश्चात मेवाड़ के राजा उस समय थे रतन सिंह। उसके पश्चात ये मालवा पे अटैक करते हैं, मालवा के उस समय राजा हुआ करते थे महालक। उसके पश्चात जालोर के जो शासक थे वो थे आपके कल्हन देव। उसके पश्चात ये आक्रमण करते हैं देवगिरी पे और देवगिरी के जो शासक थे वो थे रामचंद्र देव और शंकर देव। उसके पश्चात वारंगल पे आक्रमण करते हैं और वारंगल के जो शासक थे वो थे प्रताप रुद्र सेकंड। उसके पश्चात द्वारिका समुद्र जहाँ पे वीर बल्लाल जो थर्ड थे और मदुरै जब लास्ट में ये करते हैं तो वो थे आपके वीर पांड्या। अंतिम जो शासक है वो नसीरुद्दीन खुसरो शाह जो है वो होते हैं कहाँ की, तो अलाउद्दीन खिलजी अर्थात कह सकते हैं खिलजी वंश के। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं तुगलक वंश के प्रमुख शासक। तुगलक वंश में जो इंपॉर्टेंट थे वो थे आपके गयासुद्दीन तुगलक, जो स्वयं तुगलक वंश की स्थापना करते हैं 1320 में और 25 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब ये 5 साल तक जो है वो शासन करते हैं। इन्होंने क्या किया, उदारता की नीति अपनाते हैं। साथ ही साथ तुगलक वंश के संस्थापक जैसा कि हमने आपको कहा ये उदारता की नीति भी अपनाते हैं। तुगलक वंश के संस्थापक भी थे। तुगलकाबाद नामक नगर का जो है वो निर्माण करवाए थे। उसके पश्चात नहरों का निर्माण करने वाला ये प्रथम सुल्तान होते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है वो सबसे पहले किस चीज का निर्माण करने वाले होते हैं, तो नहरों की, ठीक है। उसके पश्चात जो है हम अगला बात कर लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, ठीक है। एमबीटी, इनको जो है एमबीटी के नाम से भी जाना जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है। और ये मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं वो तुगलक के शासक बनते हैं 1325 में और ये 51 में जाकर के अपने पद
से हटते हैं अर्थात मृत्यु होती है। लेकिन वास्तविकता जो नाम है इनका मोहम्मद बिन तुगलक का वो होता है उलूग खां या फिर कह सकते हैं जूना खां। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ फिर से तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है इनका शासन कार्य 1325 से लेकर के 51 तक रहता है। इनका वास्तविक नाम जो था वो था उलूग खां। इनके जो द्वारा किए गए प्रमुख जो कार्य थे वो थे द्वाब में कर वृद्धि कर देना, फिर राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित करते हैं, फिर सांकेतिक मुद्रा का चलन करते हैं, फिर खुरासान व करासील अभियान जो है वो इनके द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ दीवान ए अमीर कोही नामक कृषि विभाग की जो है वो स्थापना करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। उसके पश्चात इब्न बतूता को सुल्तान ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया। इब्न बतूता को जो है सुल्तान ने क्या करते हैं दिल्ली का काजी नियुक्त करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अपनी राजधानी को दौलताबाद ले जाते हैं। 1333 ईस्वी में मोरक्को यात्री इब्न बतूता जो है वो भारत आते हैं और इनका यात्रा वृत्तांत ग्रंथ जो है वो है आपका रेहला। तो आप कह सकता है कि रेहला नामक जो पुस्तक है वो किनके द्वारा लिखा गया है, तो वो किया गया है किसके द्वारा, इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। अगला जो शासक थे तुगलक वंश में वो थे आपके फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक। इस्लामी कानून द्वारा स्वीकृत केवल 4 कर खराज, खुम्स, जजिया और जकात ये इन्होंने लगाया था। सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना करते हैं। इनके द्वारा बसाए गए नगर फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद है। दीवान ए खैरात, दार उल शफा, दीवान ए बंदगान की स्थापना जो है वो करते हैं। साथ ही साथ ससगनी नामक सिक्का जो है वो ये चलवाते हैं और ब्राह्मणों पर भी ये जजिया कर लगा देते हैं। एक तरह से ये टैक्स जो है वो यहाँ पर लगा देते हैं। साथ ही साथ उसके पश्चात जो शासक हुए थे वो थे आपके नसरुद्दीन महमूद, जिनका कार्यकाल चलता है 1394 से लेकर के 1412 ईस्वी तक। तुगलक वंश का अंतिम शासक जो है वो नसरुद्दीन महमूद ही होते हैं। साथ ही साथ इनके शासन काल में मलिक सरवर जौनपुर को स्वतंत्र राज्य जो है वो बनाता है। साथ ही साथ इसके शासन काल में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण करते हैं। उसके पश्चात जो है वो खत्म हो जाती है वंश तुगलक वंश और उसके पश्चात सैयद वंश की जो है वो शासन आती है। सैयद वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं वो थे खिरज खां। खिरज खां तैमूर लंग के ही सेनापति थे। आपको पता है यहाँ पे तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासन काल में। तो इनके सेनापति जो थे वो थे आपकी खिज्र खां। तो खिज्र खां जो है अपना सैयद वंश यहाँ स्थापित करते हैं जीत करके। इस वंश का अंतिम जो शासक थे वो थे अलाउद्दीन आलम शाह। उसके पश्चात लोदी वंश इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके पश्चात ही मुगल वंश की स्थापना जो है वो हो जाती है। तो लोदी वंश के संस्थापक या लोदी वंश के शासक के बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। या लोदी वंश के जो संस्थापक थे वो थे आपके बहलोल लोदी और इन्होंने शासन किया था 1451 से लेकर के 89 ईस्वी तक। बहलोल नामक सिक्का इन्होंने चलवाते हैं। साथ ही साथ लोदी वंश के संस्थापक भी हैं। जौनपुर राज्य को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाले बहलोल लोदी ही हैं। उसके पश्चात हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सिकंदर लोदी के बारे में। सिकंदर लोदी 1489 ईस्वी से लेकर के 1517 ईस्वी तक शासन करते हैं। 1504 ईस्वी में आगरा शहर बसाया तथा अपनी राजधानी जो है वो आगरा को ही बनाया। किसने? सिकंदर लोदी ने। भूमि पैमाइश के लिए गज ए सिकंदरी का प्रचलन जो है वो ये करवाते हैं। साथ ही साथ वह गुल रूपी उपनाम से कविताएं लिखता है। साथ ही साथ इनके काल में आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कर गज ए सिकंदरी नामक नाम से किया गया। साथ ही साथ मान विद्या के ग्रंथ लज्जत ए सिकंदरी शाही की रचना भी इन्हीं के शासन काल में हुई थी। लोदी वंश के अंतिम शासक जो हैं वो हैं इब्राहिम लोदी। इसमें लोदी वंश में 3 ही शासक हुए थे, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और फिर अंत में इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का शासन जो है 1517 से लेकर के 1526 ईस्वी तक जो है वो चलता है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक ये कहलाते हैं। और इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच जो है खतौनी का युद्ध होता है 1518 ईस्वी में। इब्राहिम लोदी की इसमें क्या होती है? हार। साथ ही साथ इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 ईस्वी में। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित होते हैं और फिर ये मारे जाते हैं।
उसके पश्चात सल्तनत कालीन जो है वो खत्म हो जाती है। यहाँ पे कुछ सल्तनत कालीन प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी का नाम दिया हुआ है, वो हम देख लेते हैं। वहाँ पे वजीर जो है वो वित्त विभाग के प्रमुख को कहा जाता था। फिर आरिज ए मुमालिक जो है वो सैन्य विभाग के प्रमुख को कहा जाता था। दीवान ए इंसा या फिर कह सकते हैं दवीर ए रसातल शाही पत्र व्यवहार विभाग के प्रधान अधिकारी को कहा जाता था। दीवान ए रसातल विदेशी विभाग का अध्यक्ष को कहा जाता था। शद्र उस सुदूर धर्म विभाग का प्रधान अधिकारी को कहा जाता था। कादी उल कुजात न्याय विभाग के प्रधान अधिकारी को कहा जाता था। दरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग के प्रधान अधिकारी को कहा जाता था। वकील ए हाजिर जो है वो दरबारी शिष्टाचार संबंधी प्रमुख अधिकारी को कहा जाता था। सर ए जहादार जो है वो सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान को कहा जाता था। मुस्तौफी ए मुमालिक महालेखा परीक्षक को कहा जाता था, जो अभी सीएजी के नाम से जो भारत में चल रही है। फिर मुशरिफ ए मुमालिक जो है वो महालेखाकार को कहा जाता था। यहाँ पे कुछ जो है प्रमुख प्रशासनिक विभाग एवं संस्थापक की बात करें, हमने शासक में भी बात किया है और कुछ छूट गया होगा तो हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, और कुछ बोले भी होंगे तो यहाँ पर रिपीट हो जाएगी। नायब ए मामलिकात जो है प्रशासन संचालन जो करते हैं उसकी स्थापना कौन किए थे, तो बहराम शाह करते हैं। साथ ही साथ दीवान ए अर्ज जो सैन्य विभाग था उसके संस्थापक कौन करते हैं, बलबन। दीवान ए रियासत या फिर कह सकते हैं बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी, हमने पीछे भी देखा अलाउद्दीन खिलजी वाले टॉपिक में। उसके पश्चात दीवान ए मुस्तखराज जो बकाया राजस्व है वसूली का वो किसने करता था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। फिर दीवान ए अमीर कोही जो कृषि विभाग से संबंधित है, मोहम्मद बिन तुगलक इसके संस्थापक हैं। दीवान ए बंदगान जो दासों की देखरेख है उसकी संस्थापक फिरोज शाह तुगलक कहते हैं। दीवान ए खैरात या फिर दान विभाग जो है वो फिरोज शाह तुगलक कहते हैं। और दार उल सफा चिकित्सक विभाग के भी संस्थापक जो है वो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में होता है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सल्तनत कालीन स्थापत्य के बारे में। तो सल्तनत कालीन स्थापत्य की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो शासक थे उसके समय स्थापत्य जो है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, फिर कुतुब मीनार। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद जो है वो दिल्ली में है, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, कुतुब मीनार जो है वो आपके वर्तमान दिल्ली में है। इल्तुतमिश की हम अगर बात करें तो सुल्तान गढ़ी का मकबरा बनवाते हैं जो कि अभी वर्तमान दिल्ली में है। मदरसा ए मुइज़्ज़ी जो है वो दिल्ली में वर्तमान में है। बलबन के द्वारा जो स्थापत्य कला स्थापित किया गया था वो था बलबन का मकबरा जो कि दिल्ली में है, और लाल महल जो दिल्ली में है। उसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी जो 2.5 अलाई दरवाजा बनवाते हैं जो दिल्ली में, और 1000 शितून ये भी आपको कहाँ मिलेगा, तो दिल्ली में मिलेगा। साथ ही साथ मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम बात करें तो उस समय माफ कीजिएगा एक पॉइंट यहाँ पर ये भी है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक चीज का और स्थापित करवाया गया था, जमात खाना मस्जिद का, ये भी आपको दिल्ली में है। उसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो है आपके आदिलाबाद का किला बनवाते हैं जो कि दिल्ली में है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा भी बनवाते हैं जो कि आपका दिल्ली में है। और इब्राहिम लोदी के द्वारा सिकंदर लोदी का मकबरा जो है वो बनवाया जाता है जो कि आपके वर्तमान दिल्ली में है। सल्तनत कालीन साहित्य की अगर हम बात करें जो पुस्तकें थी तो किताब उल हिंद या फिर कह सकते हैं तहकीक ए हिंद के लेखक कौन है, तो अलबरूनी। तारीख ए यामनी के लेखक कौन है, तो उत्तवी। ताज उल मानसी का लेखक कौन थे, तो हसन निजामी। तबकात नासरी के लेखक कौन थे, तो मिनहाज मिनहाज उस सिराज। सियासतनामा का निजामुल मुल्क तुसी। फतुह उस सलातीन इसके लेखक कौन है, तो मलिक इसामी। उसके पश्चात तरीज ए फिरोजशाही के लेखक कौन है, तो जियाउद्दीन बर्नी। और फतवा ए जहादारी के लेखक कौन है, तो जियाउद्दीन बर्मी। फतुहा ए फिरोजशाही के लेखक कौन थे, तो फिरोज शाह तुगलक। साथ ही साथ खजाइन उल फुतूह या फिर कह सकते हैं नूर सिपेहर, साथ ही साथ आसिका, साथ ही साथ तुगलका नामा, इन सब के लेखक कौन है, तो अमीर खुसरो साहब। साथ ही रेहला के लेखक जो है वो थे इब्न बतूता, मोरक्को के जो थे हमने पीछे भी बात किया है। तारिक उल मुबारक शाही इसके लेखक थे याहिया बिन अहमद सरहिंद। साथ ही साथ शाहनामा के लेखक थे फिरदौसी। चंदायन के लेखक थे दाऊद। मृगावती के लेखक थे कुतुबन। और जफरनामा के लेखक थे मुल्लाजिद। ठीक है, अब हम यहाँ से जो है सो बात कर लेंगे सल्तनत काल की जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, इम्पोर्टेंट शासक थे, वो सभी हमने खत्म कर लिए।
अब हम यहाँ से बात कर लेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो 1336 ईस्वी में होता है। ये सल्तनत काल के ही आसपास की कालखंड घटना होती है, लेकिन हम सल्तनत काल पहले पढ़ रहे थे तो उसको खत्म करने के बाद हम इस पे आए हैं। इसमें कुल 4 राजवंश जो है वो आते हैं किसमें, विजयनगर साम्राज्य में, जिसमें पहला है संगम, सालू, टुलु और फिर अराविडु वंश के शासक जो हैं वो इस विजयनगर साम्राज्य में आते हैं। वर्तमान नाम जो है वो है आपका हम्पी। संस्थापक जो थे विजयनगर साम्राज्य के हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाई ने, ठीक है, ये इसकी स्थापना करते हैं। विजयनगर के शासक की अगर हम बात करें तो संगम वंश जो है 1336 से लेकर के 1450 ईस्वी में, उसमें हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर सेकंड, विरूपाक्ष फर्स्ट, बुक्का सेकंड, देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड, मल्लिकार्जुन विरूपाक्ष। सालू वंश की बात करें तो 1485 से लेकर के 1505 ईस्वी तक इसका शासन चलता है। उसमें नरसिंह सालू, नरसा नायक आते हैं। उसके पश्चात तुलु वंश के शासन चलता है 1505 से लेकर के 1565 ईस्वी तक, जिसमें वीर नरसिंह, कृष्ण देव राय, अच्युत देव राय, वेंकट फर्स्ट, सदाशिव राय। साथ ही साथ अराविडु वंश की अगर हम बात करें तो 1570 से लेकर के 1647 ईस्वी तक चलता है, जिसमें आपको तिरुमल आते हैं, श्रीरंग फर्स्ट आते हैं, वेंकट सेकंड आते हैं, श्रीरंग सेकंड आते हैं, रामदेव आते हैं, वेंकट थर्ड आते हैं, श्रीरंग थर्ड आते हैं। तो विजयनगर शासक जो है मूल तौर पे 1336 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना करते हैं और ये शासन चलता है 1647 ईस्वी तक। कहीं ना कहीं गुलाम सल्तनत काल से भी ज्यादा जो लंबा सल्तनत काल जो खत्म हो जाती है उसके पश्चात भी ये चलती रहती है, क्योंकि 1526 ईस्वी में जो है सल्तनत काल जो है खत्म हो जाती है और इसकी जो चलती है वो 1647 ईस्वी तक चलती है। अब हम जो विजयनगर साम्राज्य की जो प्रमुख घटनाएं हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हजारा हजारा रामास्वामी मंदिर व विठल स्वामी मंदिर का निर्माण जो है वो कृष्णदेव राय के द्वारा करवाया जाता है। नागलपुर नामक नगर कृष्णदेव राय ने ही बसाया था। साथ ही साथ जनवरी 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ, जिसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा तथा विदर राज्यों के संघ ने विजयनगर को पराजित कर दिया। तालीकोटा के युद्ध को राक्षसी तांगरी अथवा बन्नीहट्टी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व जो है वो राम राय कर रहे थे। साथ ही साथ विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक जो है हरिहर फर्स्ट थे। कुमार कंपन की मदुरा विजय के उपलक्ष्य में उनकी पत्नी गंगा देवी ने मदुरा विजयम नामक ग्रंथ लिखा था। अगला पॉइंट है आपका वेद मार्ग प्रतिष्ठा पत्र की उपाधि जो है बुक्का प्रथम ने धारण किया था। सोनार की बेटी का युद्ध देवराय फर्स्ट और बहमनी शासक फिरोज शाह के बीच में जो है वो आपको देखने को मिलता है। फिर गजवेटकर की पदवी देवराय सेकंड को जो है वो दी गई थी। देवराय सेकंड को इम्माडी देवराय भी जो है वो कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज और यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि जो है वो धारण करते हैं। साथ ही साथ अमुक्तमाल्य तथा जाम्बती कल्याणम की लेखक जो है वो कृष्णदेव राय होते हैं। यहाँ एक नोट्स है कि विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व को शिष्ट जबकि भू राजस्व विभाग को अठावने कहा जाता था। साथ ही साथ ये भी पॉइंट आप देखें, कलीम उल्लाह की मृत्यु के बाद बहमनी राज 5 स्वतंत्र राज्यों में जो है वो बट जाता है। अब हम ये देख लेते हैं कि प्रशासनिक कार्य जो है उस समय क्या थे। तो कोट्टम बलनाडु जो जिला होता था, नाडु जो परगना होता था, मेला ग्राम जो 50 गांवों का समूह होता था और उर ग्राम प्रशासनिक की छोटी इकाई जो है वो होता था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं विजयनगर आने वाले विदेशी यात्री की। तो निकोलो कोंटी जो इटली के थे वो कब आए थे, देवराय प्रथम के शासनकाल में। उसके पश्चात निकितिन जो रूस के यात्री थे वो कब आए थे, देवराय प्रथम के ही शासनकाल में। उसके पश्चात जो है अब्दुल रज्जाक जो फारस के थे वो कब आए थे, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। डुआर्ट बारबोसा जो पुर्तगाल के थे वो कब आए थे, कृष्णदेव राय के शासनकाल में। डोमिंगो पायस जो पुर्तगाली थे वो कब आए थे, कृष्णदेव राय के शासनकाल में। फर्नांडिस न्यूनीज जो भी पुर्तगाल के थे वो कब आए थे, अच्युत देव राय के शासनकाल में। सीजर फ्रेडरिक इटली के थे वो कब आए थे, सदाशिव राय के शासनकाल में। जो यहाँ पे कलीमुल्लाह की मृत्यु के पश्चात जो बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया था उसमें पहला था बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर,
बीदर और फिर आप यहाँ पे कह सकते हैं बरार। स्थापना काल जो इसका है वो 1489 में जो है बीजापुर की स्थापना होती है। संस्थापक जो करते हैं वो करते हैं यूसुफ आदिल शाह। वंश जो था वो आदिल शाही वंश के रूप में होता है। गोलकुंडा के जो संस्थापना वर्ष है वो 1588 ईस्वी में। संस्थापक करते हैं कुतुब शाह और वंश जो कहलाता है वो कहलाता है कुतुब शाही। अहमदनगर वंश की स्थापना होती है 1490 ईस्वी में। संस्थापक थे मलिक अहमद और इसकी जो वंश की स्थापना करते हैं वो तो करते हैं मलिक अहमद, और किस नाम से करते हैं तो निजाम शाही के नाम से। उसके पश्चात बीदर जो 1527 ईस्वी में इसका स्थापना होता है। संस्थापक जो है इसके वो है अमीर अली वरीद और ये जो वंश कहलाता था वो कहलाता था वरीद शाही। बरार की बात करें तो 1490 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। फतेह उल्लाह इमाद शाह जो है वो इसकी स्थापना करते हैं और इमाद शाही नाम का वंश जो है वो उसके पश्चात चलता है। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे आदिल शाही वंश के शासक के बारे में। तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को गरीबों की सहायता करने के कारण अब लाबाबा और विद्वानों को संरक्षण देने के कारण जगत गुरु जो है वो कहा जाता था किसको, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। साथ ही साथ इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने हिंदी गीत संग्रह किताब ए नोरस की रचना की थी। फरिश्ता ने इब्राहिम आदिल शाह के संरक्षण में तारीख ए फरिश्ता की रचना की। साथ ही साथ मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर में गोल गुंबद का निर्माण भी जो है वो करवाया था। थोड़ा सा हम यहाँ देख लेते हैं बहमनी राज्य के बारे में। इसकी संस्थापना जो है वो 1347 ईस्वी में होती है और अंतिम शासक जो है वो आपका होता है कलीम उल्लाह। संस्थापक की बात करें तो हसन गंगू जो है वो संस्थापना करते हैं। जफर खां अलाउद्दीन हसन बहमानी शाह इसमें अपने राज्यों के 4 तरफों या फिर कह सकते हैं प्रांतों में बांटा था। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार व बीदर, ठीक है, इसमें उनको डिवाइड किया था। अब अगला जो है वो हम बात कर लेते हैं भक्ति आंदोलन के बारे में। दक्षिण भारत में भक्ति का प्रसार जो है वो अलवार और फिर आपका नैनार संतों ने किया था। तो दक्षिण भारत में भक्ति का प्रसार किसने किया था? अलवार और फिर नैनार संत दो थे, उन्होंने किया था। अलवार संत विष्णु के था, नैनार संत जो है वो शिव के भक्त थे। तो अल्लाह ये किसके थे? विष्णु के, ठीक है, विष्णु गॉड के, और ये जो है वो शिव गॉड के, ठीक है, शिवा गॉड के जो है वो ये आपका भक्त थे। महाराष्ट्र में वैष्णव भक्ति परंपरा कायम थी। वैष्णव भक्ति यहाँ जो है सो वारकरी और धारकरी संप्रदाय में विभक्त थी। वारकरी संप्रदाय में विट्ठल या फिर कह सकते हैं विठोवा जो कृष्ण का एक रूप की पूजा की जाती थी, वहीं पे धारकरी संप्रदाय जो है वो राम की पूजा किया करते थे। अब इसमें कुछ संत भी हुए थे जिसमें आपका पहला संत है शंकराचार्य, इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर्स में भी रहता है। शंकराचार्य इसका जो मत था या फिर इनका जो सिद्धांत था वो था अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य इनका जो सिद्धांत था वो था विशिष्ट अद्वैतवाद। फिर माधवाचार्य जी का जो सिद्धांत है वो आपका है द्वैतवाद। निम्बकाचार्य जो है इनके जो सिद्धांत है वे हैं आपके द्वैताद्वैतवाद, और वल्लभाचार्य के जो है वो आपके हैं शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सूफी संत के बारे में। तो सूफी संत में जो है बासरा इस्लामी कानून का पालन करते थे। इस सूफी संत जो है वो 2 भाग में डिवाइड थे। पहला जो था वो था आपका बासरा, दूसरा जो थे वो थे आपके बेशरा। बासरा जो है वो इस्लामी कानून को पालन करते थे, जैसे कि चिश्ती, सुहारवर्दी, फिरदौसी, कादरी और आपका उसके पश्चात जो है नक्शबंदी। बेसरा की बात करें तो इस्लामी कानून में बंधे नहीं थे। इनका 2 पार्ट था, कलंदर और फिर आपका फिरदौसी। प्रमुख सूफी सिलसिले की अगर हम बात करें तो सूफी सिलसिला में पहला है चिश्ती। भारत के संस्थापककर्ता में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो चिश्ती सूफी सिलसिला के स्टार्ट करते हैं। फिर आपका है आपका सोहरावर्दी, शेख बहाउद्दीन जकारिया, मुख्तः सुहाबुद्दीन सोहरावर्दी। साथ ही साथ अगला जो सिलसिला है वो है आपका कादरी, और इसके जो संस्थापनकर्ता थे वो थे अब्दुल कादिर जिलानी। उसके पश्चात जो सूफी सिलसिला थी वो थी आपके नक्शबंदी। इनके जो संस्थापक है वो थे आपके ख्वाजा बाकी बिल्लाल। उसके पश्चात फिरदौसी, इनके जो संस्थापनकर्ता थे वो थे शेख जलालुद्दीन सुर्ख। उसके पश्चात सतारी, इनके जो संस्थापक थे वो थे अब्दुल्ला सतारी। अब हम बात कर लेते हैं मराठा साम्राज्य के बारे में। मराठा साम्राज्य में हम बात कर रहे हैं शिवाजी के बारे में। शिवाजी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो 1600
1670 ईस्वी में जो है वो दूसरी बार सूरत की लूट होता है। 1666 ईस्वी में आगरा में औरंगजेब की कैद से निकलने में ये सफल रहते हैं। कौन? शिवाजी। जन्म जो है वो इनका होता है 1627 ईस्वी में शिवनेरी दुर्ग में। माता पिता जो इनका नाम है, माता पिता का नाम मतलब माता का जो नाम है वो आपको जीजाबाई शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई था और पिताजी का नाम शाहजी भोसले। इनके शिवाजी के इनके जो गुरु थे वो थे दादाजी कौंडेव। आध्यात्मिक गुरु की बात करें तो वो थे समर्थ रामदास। इनके राज्याभिषेक जो है वो होता है जून 1674 ईस्वी में तथा सितंबर 1674 ईस्वी में। उसके पश्चात पुत्र जो है वो थे आपके संभाजी और राजा राम। ठीक है। मृत्यु जो है वो इनकी हो जाती है 12 अप्रैल 1680 ईस्वी में। 1659 ईस्वी में अफजल खां अब्दुल्ला भतारी की हत्या जो है वो होती है। साथ ही साथ 1363 ईस्वी में शाइस्ता खां को पराजित किया और 1664 ईस्वी में सूरत की पहली लूट की और 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुआ और सूरत की दूसरी लूट जो है वो 1670 ईस्वी में करते हैं, मतलब 6 साल के बाद। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर शिवाजी के अधीन प्रशासनिक इकाई की। तो प्रशासनिक इकाई की अगर हम बात करें तो स्वराज्य, उसके अधिकारी जो कहलाते थे वो थे छत्रपति। फिर उसके पश्चात जो प्रशासनिक इकाई थी वो था महाल, इसके जो अधिकारी होते थे वो कहलाते थे सर हवलदार। उसके पश्चात तर्फ, उसके अधिकारी थे हवलदार। फिर मौजा, मौजा के अधिकारी जो है वो कारकून और गांव या फिर कह सकते हैं ग्राम के पाटिल या फिर पटेल। शिवाजी के अष्टप्रधान की अगर हम बात करें मंत्रिपरिषद, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद में, तो शिवाजी के जो है अष्टप्रधान में 8 थे। पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव, फिर उसके पश्चात न्यायाधीश। ठीक है। पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता था, अमात्य को वित्त मंत्री, मंत्री को दैनिक कार्यवाही, सचिव को पत्राचार विभाग, सुमंत को विदेश मंत्री, सेनापति को सैन्य मंत्री, पंडित राय को धर्माधिकारी, न्यायाधीश को न्याय प्रमुख। शिवाजी के उत्तराधिकारी की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में होती है। तो शिवाजी के उत्तराधिकारी में संभाजी आते हैं, फिर राजा राम आते हैं, तत्पश्चात ताराबाई, फिर साहू जी, फिर आपके पश्चात राजा राम सेकंड। अब हम बात कर लेते हैं मराठा सरदारों के प्रभाव क्षेत्र की बात करें तो पूना पेशवा, बदौरा गायकवाड़, नागपुर भोसले, इंदौर होलकर, ग्वालियर सिंधिया। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पेशवा के अधीन मराठा शक्ति। ठीक है। पेशवा के अधीन मराठा शक्ति की तो बालाजी विश्वनाथ 1713 से लेकर 1720, उसका बाजीराव फर्स्ट 1720 से 1740, बालाजी बाजीराव 1740 से लेकर 1761, माधवा राव फर्स्ट 1761 से 1772, नारायण राव 1772 से 1773, फिर रघुनाथ राव 1773 से 1774, माधवा राव नारायण 1774 से 1796, बाजीराव सेकंड 1796 से 1818। अब हम बात कर लेते हैं अंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। तो अंग्ल मराठा युद्ध में 3 युद्ध हुआ था। 1775 1782 ईस्वी तक पहला, 1803 से लेकर 1805 तक दूसरा, 1817 से लेकर 1818 तक तीसरा। ये 3 जो है अंग्ल मराठा युद्ध होता है। उसके पश्चात महत्वपूर्ण संधियां की अगर हम बात करें तो इसके तहत मराठाओं की जो महत्वपूर्ण संधियां थी उसमें से जो पहला है वो है आपका पुरंदर की संधि। ये कब हुई थी? 1665 ईस्वी में जो है पुरंदर की संधि होती है। इसके जो संधिकर्ता थे वो थे मुगल सेनापति जयसिंह तथा शिवाजी के बीच में होता है। फिर संगोला की संधि 1750 ईस्वी में बालाजी बाजीराव तथा राजा राम द्वितीय के बीच में होता है। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में होता है रघुनाथ राव तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य। पुरंदर की द्वितीय संधि जो है 1776 ईस्वी में होता है पेशवा माधवा राव नारायण राव व अंग्रेज के बीच में। बरगांव की संधि 1779 में होता है पेशवा माधव राव नारायण तथा अंग्रेज के बीच में। सालबाई की जो संधि है वो आपका होता है 1782 ईस्वी में, इसमें पेशवा माधव राव नारायण तथा अंग्रेज के बीच में होता है। फिर वशिन की संधि की बात करें तो 1802 ईस्वी में होता है जो आपके बाजीराव सेकंड तथा अंग्रेज के मध्य में होता है ये। फिर उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं देवगांव की संधि जो 17 दिसंबर 1803 ईस्वी को होती है, वो होती है रघुजी भोसले तथा अंग्रेज के बीच में।
सुज्जी अर्जन गांव की संधि जो है वो 30 दिसंबर 1803 को होती है। इसमें सिंधिया और फिर अंग्रेज के मध्य में संधि होता है। उसके पश्चात राजपुर घाट की संधि होती है, राजापुर घाट की संधि 1805 ईस्वी में, और ये होती है होलकर और अंग्रेज के बीच में संधि होती है। फिर पूना की संधि जो है वो जून 1817 ईस्वी में होता है, जिसमें बाजीराव द्वितीय व अंग्रेज के मध्य जो है ये संधि होती है। ग्वालियर की संधि नवंबर 1817 ईस्वी में होती है, जो दौलत राव व अंग्रेज के मध्य जो है ये संधि होती है। फिर मंदसौर की संधि जो है वो जनवरी 1818 ईस्वी में होती है, जो मल्लव होलकर तथा अंग्रेज के मध्य जो है ये संधि होती है, मंदसौर की संधि। ठीक है। अब यहाँ पर सिख संप्रदाय, अब यहाँ पे जो हम बात कर लेते हैं सिख संप्रदाय के बारे में। तो आपको पता है कि सिख संप्रदाय में सिखों के 10 गुरु हुए थे। ठीक है, 10 गुरु इसमें हुए थे। अब जो है हम इसमें बात कर ले सिख धर्म के संस्थापक की, तो सिख धर्म के जो संस्थापक हैं वो थे गुरु नानक जी, 1469 से लेकर के 1539 सिख धर्म के प्रवर्तक। दूसरे जो सिख धर्म के गुरु होते हैं वो होते हैं गुरु अंगद, गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता इनको माना जाता है। तीसरे जो थे वो थे गुरु अमरदास। चौथे जो गुरु थे वो थे आपके गुरु रामदास। अमृतसर एवं संतोष सर तालाब का निर्माण जो है वो इनके द्वारा ही करवाया जाता है। फिर गुरु अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है वो करवाते हैं गुरु अर्जुन देव। उसके पश्चात गुरु गोविंद, इनके द्वारा जो मुख्य कार्य है जो वो है वो अकाल तख्त का निर्माण करवाते हैं। उसके पश्चात उसके पश्चात जो है गुरु हर राय, उसके पश्चात जो है गुरु हरकिशन, उसके पश्चात जो है गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब ने इनकी जो है मृत्यु दंड दिया था। और सिख धर्म के जो अंतिम गुरु है वो है गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म जो है पटना में हुआ था, बिहार के अंतिम गुरु थे और खालसा पंथ की जो है ये स्थापना किए थे। और इन्होंने ही कहा था कि अब कोई सिख धर्म के गुरु नहीं होंगे। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। तो मुगल साम्राज्य जो है मुगल साम्राज्य में जो पहले शासक आते हैं वो आते हैं बाबर। 1526 में ये स्थापना करते हैं मुगल साम्राज्य की, और 1530 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मुगल वंश के संस्थापक भी हैं। इनके पिता जो है वो उमर शेख मिर्जा होते हैं। माता जो थे इनके कुतलुग निगार खानम। पुत्र जो थे इनके हुमायूं, कामरान, अस्करी और फिर हिंदाल। बाबर की आत्मकथा जो है तुजुके बाबरी या फिर कह सकते हैं बाबरनामा में लिखा हुआ है। अब बाबर के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण युद्ध की अगर हम बात करें तो उसमें से जो पहला युद्ध है वो है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध, जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को होता है। ये किसके मध्य होता है? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में होता है, और बाबर जो है वो इसमें जीत जाते हैं। उसके पश्चात खानवा का युद्ध होता है, ये उसके अगले साल होता है 1527 ईस्वी में, और इसमें बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है। इसमें भी बाबर जो है वो जीत जाते हैं। अगला जो युद्ध होता है वो होता है चंदेरी का युद्ध, जो इसमें वो वर्ष जो है 1528 ईस्वी में होता है। बाबर तथा फिर मेंद्री राय के बीच में ये युद्ध होता है। इसमें भी बाबर जो है वो आपके जीत जाते हैं। बाबर और मेदिनी राय के बीच में होता है। उसके बाद घाघरा का युद्ध जो है वो 5 मई 1529 ईस्वी को होता है, बाबर तथा महमूद लोदी के बीच में। इसमें भी बाबर जो है जीत जाते हैं, और 1530 में इनका खुद की मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात जो शासक बनते हैं मुगल वंश के वो आते हैं हुमायूं। हुमायूं के जन्म की बात करें तो 1508 ईस्वी में काबुल में इनका जन्म होता है। 1530 ईस्वी में आगरा में सिंहासन पर ये बैठते हैं। दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण उनकी पत्नी हाजी बेगम ने जो है वो करवाते हैं। तो हुमायूं के जो मकबरा है वो किसने करवाया था? हाजी बेगम, या फिर इनको हमीदा बानो बेगम के भी नाम से जाना जाता है। हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम के नाम से भी जो है जाना जाता है। दिल्ली में इनका मकबरा है। हुमायूं नामा की रचना जो है वो गुलबदन बेगम के द्वारा जो है किया गया था, और इनकी मृत्यु जो है 1556 ईस्वी में हो जाता है। ठीक है। अब इनके द्वारा कुछ किए गए युद्ध की बात अगर हम बात करें तो देवरा का युद्ध हुआ था वर्ष 1532 ईस्वी में। किनके मध्य में हुआ था? तो हुमायूं और अफगान महमूद लोदी के बीच में हुआ था। इसमें हुमायूं जो है वो जीत जाते हैं। अगला युद्ध होता है चौसा का युद्ध, जो 1539 ईस्वी में होता है। ये होता है हुमायूं और शेर शाह के बीच में, जिसमें शेर शाह जो है वो विजित हो जाते हैं, हुमायूं हार जाते हैं। उसके पश्चात अगले ही साल कन्नौज का युद्ध होता है, या फिर कह सकते हैं बिलग्राम का युद्ध होता है, जो 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह, इसमें शेरशाह जीतते हैं, हुमायूं हार जाते हैं। और सरहिंद का युद्ध जो है 1555 ईस्वी में होता है,
हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच में। इसमें हुमायूं जो है वो जीत जाते हैं। उसके पश्चात हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि हुमायूं को हराने के पश्चात मुगल वंश मतलब दिल्ली पे जो सल्तनत, जो दिल्ली पे जो शासन है वो शेरशाह सूरी का चला जाता है, माने आ जाता है। तो इनका शासन चलता है 1540 ईस्वी लेके 1545 ईस्वी तक शेरशाह की शासन चलता है। इनके बचपन का जो नाम है वो था आपका फरीद खां। मोहम्मद बहार खां लोहानी ने शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। मोहम्मद बहार खां जो थे वो इनको जो है शेर खां की उपाधि दिया था, क्योंकि इन्होंने शेर की मृत्यु कर दी, एक शेर को इन्होंने मार दिया था। 1540 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर ये बैठते हैं। 1545 में कालिंजर विजय के दौरान जो है इनकी मृत्यु हो जाती है बारूदों में विस्फोट होने के कारण। फिर कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की जो है वो शुरुआत जो शेरशाह सूरी ही करवाते हैं। उसके पश्चात हम थोड़ा सा अकबर के बारे में देख लें। 1556 ईस्वी से लेकर के 1605 ईस्वी तक ये शासन करते हैं मुगल वंश के। 1605 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जन्म जो है 1542 ईस्वी में होता है अमरकोट के राजा बीर साल के महल में। माता का नाम जो इनका था वो था हमीदा बानो, और इनके पिताजी का जो नाम था वो था आपका हुमायूं। बचपन का जो नाम था वो था इनका जलाल। संरक्षण जो इनको प्राप्त था वो था बैरम खां के। और राज्याभिषेक जो है वो 1556 ईस्वी में काला नूर में इनका राज सिंहासन होता है। मृत्यु जो है वो अक्टूबर 1605 में इनकी हो जाती है। कब्र जो है वो सिकंदरा या फिर कह सकते हैं आगरा के निकट जो है वो इनका कब्र है। इनके द्वारा किए गए प्रमुख युद्ध की अगर हम बात करें तो पहला जो युद्ध है वो है पानीपत का द्वितीय युद्ध। ये 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। पानीपत के 2 युद्ध हुए थे। पहला हुआ था 1526 ईस्वी में, दूसरा हुआ था 1556 ईस्वी में, तीसरा हुआ था 1761 ईस्वी में। ये तीनों युद्ध जो है हम अभी देखने की कोशिश करेंगे। हमने पहला युद्ध देख लिया, दूसरा युद्ध अभी देख लिया, तीसरा युद्ध हम आगे आने वाले में देख रहे हैं। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो इसमें अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, अकबर जो इसमें जीत जाते हैं। दूसरा होता है हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के द्वारा 1576 ईस्वी में। इसमें होते हैं अकबर और महाराणा प्रताप सामने आते हैं, जिसमें अकबर की जो है वो विजय हो जाती है। उसके पश्चात जो है अकबर के द्वारा किए गए मुगल सेना के नेतृत्व जो है उस समय मान सिंह कर रहे थे। अगला जो है अकबर के प्रमुख कार्य की अगर हम बात करें तो दास प्रथा के उन्होंने अंत किया था 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर को जो है वो समाप्त किए थे 1563 ईस्वी में। जजिया कर की समाप्ति किया था 1564 ईस्वी में। राजधानी आगरा से फतेहपुर सिकरी जो है वो ले गए थे 1571 ईस्वी में। इबादत खाना का निर्माण करवाए थे 1575 ईस्वी। इबादत खाना का मतलब होता है जहाँ पे आप पूजा पाठ या कुछ ऐसी आध्यात्मिक कार्य कर सकते हैं। इबादत खाने इबादत खाने का द्वार सभी धर्मों के लिए खोला गया था 1578 ईस्वी में। मजहर की घोषणा किया गया था 1579 ईस्वी में। इबादत खाना बंद कर दिया गया 1582 ईस्वी में, और दीन इलाही की स्थापना कर दिया इन्होंने 1582 ईस्वी में। अकबर के नवरत्न, आपको पता है कि अकबर के शासन में 9 लोगों का जो है सो वर्चस्व था। कहीं ना कहीं राजा उन पर विश्वास करते थे। तो उस नवरत्न में से पहले जो थे वो थे फैजी, दूसरा तानसेन, अगला बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान ए खाना, फरीद अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा, और फिर आपके अब्दुल फजल। अकबर द्वारा विजित राज्य की अगर हम बात करें तो इन्होंने मालवा को जीता था 1561 ईस्वी में। उस समय वहां के राजा थे बाज बहादुर। उसके पश्चात इन्होंने चुनार को भी जीता था 1561 ईस्वी में ही। उस समय जो वहां के शासक थे अफगान शासक। आमेर को जो है 1516 ईस्वी में इन्होंने 1562 ईस्वी में इन्होंने जीता है। उस समय वहां के शासक जो थे वो थे आपके भारमल। फिर उसके पश्चात मेरता 1562 ईस्वी में जयमाल जो है वहां के शासक होते थे। फिर आपका गोंडवाना 1564 ईस्वी में जीतते हैं। रानी दुर्गावती और वीर नारायण उस समय वहां के शासक थे। उसके पश्चात ये मेवाड़ को जीतते हैं 1567 और 1576 में। उदय सिंह शासक थे उस समय जब इन्होंने मेवाड़ को जीता था 1567 में, और 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप जो है वो वहां के शासक थे। उसके पश्चात रणथंबोर जो है जीता इन्होंने 1569 ईस्वी में। उस समय जो वहां के राजा थे वो थे सुरजन राय हारा। उसके पश्चात कालिंजर का युद्ध जो है वो 1569 ईस्वी में होता है। उस समय वहां के राजा थे रामचंद्र। उसके पश्चात जो युद्ध होता है मतलब जिसपे इन्होंने अधिकार किया वो था आपका जैसलमेर। जैसलमेर पे अधिकार करते हैं 1570 ईस्वी में, और उस समय के जो शासक थे वो थे रावल हर राय वहां के जैसलमेर के। उसके पश्चात जो ये अभियान करते हैं मारवाड़ को, और मारवाड़ को जीतते हैं 1570 ईस्वी में। उस समय जो वहां के शासक थे वो थे राव चंद्र सेन। उसके पश्चात ये अधिकार करते हैं बीकानेर पे। बीकानेर पे अधिकार करने से 1570 ईस्वी में ये बीकानेर पर अधिकार करते हैं। उस समय जो वहां के राजा थे वो थे राय
कल्याण मल। उसके पश्चात ये अधिकार कर लेते हैं जोधपुर पे 1570 ईस्वी में, और उस समय जो वहां के राजा थे वो थे आपके चंद्रसेन। उसके पश्चात ये गुजरात पे अधिकार करते हैं 1572 ईस्वी में। उस समय वहां के राजा थे मुजफ्फर खां तृतीय। फिर उसके पश्चात बिहार और बंगाल पे अधिकार करते हैं 1574 ईस्वी में, और उस समय यहाँ के जो शासक थे वो थे दाऊद खां। उसके पश्चात ये काबुल पे अधिकार करते हैं 1581 ईस्वी में। उस समय वहां के शासक थे मिर्जा हकीम। उसके पश्चात ये कश्मीर पे अभियान करते हैं और जीतते हैं 1588 ईस्वी में। उस समय वहां के जो राजा थे वो थे आपके यूसुफ खां। ठीक है, अगला जो अभियान था इनका उड़ीसा पे अभियान था। उड़ीसा को इन्होंने जीता 1592 ईस्वी में। उस समय वहां के शासक थे निसार खां। सिंध पे इन्होंने जो है अधिकार किया था 1591 में। उस समय वहां थे जानी बेगम। फिर उसके बाद बलूचिस्तान पे अधिकार करते हैं 1595 में। अफगान शासक वहां के शासक थे। फिर कंधार 1595 ईस्वी में। मुजफ्फर हुसैन जो है वहां के शासक थे। फिर खानदेश 1591 ईस्वी में। अली खां वहां के शासक थे। अहमदनगर को 1600 ईस्वी में वहां के शासक थे चांद बीबी। और असीरगढ़ 1601 में जहां के शासक थे मीरन बहादुर। अकबर की मृत्यु के पश्चात 1605 में मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात वो वहां के शासक बनते हैं जहांगीर। जहांगीर का जो शासन काल है वो है 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक ये जहांगीर बनते हैं। इनका वास्तविक नाम जो था वो था आपका सलीम। माता पिता की अगर हम बात करें तो हरखाबाई अकबर। माता का नाम तो हरखाबाई था और पिता का नाम अकबर था। पत्नी की बात करें तो मानबाई, जगत गोसाई, मेहरू निशा जिसको हम नूर जहां के नाम से भी जानते हैं। पुत्र जो थे जहांगीर के वो थे खुसरो, परवेज, शहरयार और फिर आपका जहांदार। उनके आत्मकथा जो है वो तुजु के जहांगीरी में है। मकबरा जो है इनका वो है आपका सहादरा में। दरबार में आने वाले विदेशी अगर बात करें तो हॉकिंस, सर थॉमस रॉ और फ्रांसिस्को पेलसाट। उसके पश्चात दो अशफ्फा और सिंह अशफ्फा प्रथा चलाई, और जहांगीर का शासन काल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अर्थात उस समय चित्रकला की जो है बहुत अच्छी जो है सो वजूद थी। उसके पश्चात शाहजहां का शासनकाल आता है 1628 ईस्वी में। 1657 ईस्वी तक इनका जो है वो शासन चलता है। इनका जो वास्तविक जो नाम था वो था खुर्रम। माता का नाम इनका था जगत गोसाई और पिता का नाम था आपका जहांगीर। पत्नी का नाम था अर्जुनमंद बानो बेगम जिसको हम मुमताज महल के नाम से भी जानते हैं। पुत्र जो है वो दारा शिको, औरंगजेब, मुराद और फिर शाह सूजा। मृत्यु जो है वो जनवरी 1666 में हो जाती है। 1638 ईस्वी में राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर देते हैं। दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल की पदवी भी ये देते हैं। दारा सिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिर ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत करते हैं। शासन काल की बात करें तो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, और इनका जो कब्र है वो आगरा ताजमहल में है, मुमताज महल के बगल में। उत्तराधिकारी की अगर हम बात करें तो युद्ध जो है उत्तराधिकारी के लिए जो है युद्ध होता है। तो युद्ध जो होता है वो होता है बहादुरपुर का युद्ध जो 24 फरवरी 1658 को होता है। किसके मध्य में होता है तो शाह सूजा और शाही सेना के बीच में होता है, जिसमें शाही सेना जो है वो जीत जाता है। उसके पश्चात धर्मत का युद्ध होता है 15 अप्रैल 1658 को। औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेना तथा जासवंत सिंह व कासिम खां की शाही सेना से, इसमें औरंगजेब जो है वो जीत जाते हैं। उसके पश्चात सामूगढ़ का युद्ध होता है 29 मई 1650 को। औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेना तथा दारा सिकोह के बीच में औरंगजेब जो है वो इसमें जीत जाते हैं। उसके पश्चात जो अगला जो है खजवा का युद्ध होता है 15 जनवरी 1659 ईस्वी को। औरंगजेब और शाह सूजा के बीच में औरंगजेब इसमें जीत जाता है। फिर देवराय का युद्ध होता है 12 से 14 अप्रैल 1659 ईस्वी को, जिसमें दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में औरंगजेब यहाँ भी जीत जाता है। तब जाकर के ये औरंगजेब जो है वो शासक बन बैठता है 1658 ईस्वी में, और 1707 ईस्वी तक जो है ये शासन करते हैं। माता का नाम मुमताज महल था और पिताजी का नाम शाहजहां था। पत्नी का नाम दिलरास बानो बेगम था। पुत्र की बात करें तो मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद आजम काम बख्श। राज्याभिषेक जो है पहली बार 21 जुलाई 1658 ईस्वी में आगरा में होता है, और दूसरी बार
15 जून 1669 ईस्वी को दिल्ली में होता है। मतलब पहली बार जो है वो 58 में करते हैं और द्वितीय बार जो है वो 1659 में करते हैं, जब ये वाला युद्ध हो जाता है दारा सिखों को जब ये हरा देते हैं तब। मृत्यु जो है फरवरी 1707 ईस्वी में इनकी हो जाती है। मकबरा जो है वो आपका इनका औरंगाबाद में इनका मकबरा है। फिर मुगल शासक की व्यवस्था की अगर हम बात करें तो साम्राज्य का विभाजन जो है वो सूबा में था, सरकार में था, परगना या फिर महल में था, फिर मौजा या दिहा का था। साम्राज्य का विभाजन में अगर हम बात करें प्रमुख अधिकारी में तो सूबा का सूबेदार या फिर नाजिम कहा जाता था, सरकार फौजदार कहा जाता था, परगना या महल की जो है सिकदार कहा जाता था, मौजा या फिर दिहा का ग्राम जो है खुद मुकदम या फिर चौधरी जो है वो यहाँ के कहा जाते थे। उसके पश्चात मुगल काल में आपको मनसबदारी व्यवस्था भी देखने को मिलता है। अकबर के द्वारा यह लागू किया जाता है और मनसब जात एवं सवार में विभाजित था। मनसबदारों की श्रेणियां की अगर हम बात करें तो मनसबदार, अमीर और फिर अमीर ए उम्दा। मनसबदार जो है वो 10 से लेकर के 500 जात तक के मनसब मिलता था। अमीर को 500 से लेकर के 2500 तक के मनसब, अमीर ए उम्दा को 2500 से लेकर के 2500 से अधिक जो है वो जात के मनसब मिलता था। मुगल काल में भूमि का विभाजन अगर हम बात करें तो पहला तो है खालसा भूमि, सीधे बादशाह के नियंत्रण में था। फिर जागीर, सरदारों के वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि था। और सयूर गल या फिर कह सकते मदद ए मास, जो विद्वानों एवं धार्मिक व्यक्तियों को अनुदान के रूप में दी जाने वाली भूमि थी। तो खालसा जो राजा के स्वयं नियंत्रण में था, जागीर जो किसी सरदारों को वेतन के रूप में दिए जाने वाली भूमि थी, और फिर आपका सयूगल या फिर आपको मदद ए मास। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं मुगल काल में भू राजस्व वसूली प्रणाली की। तो इसमें महत्वपूर्ण पार्ट है, पहला तो है आपका बंटाई या फिर गुलाब बख्शी प्रणाली, जब्दी प्रणाली, दहसाल प्रणाली, इजारेदारी या फिर ठेकेदारी प्रणाली, फिर आपका नस्क या फिर कारकान कूट प्रणाली जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, अगला हम बात कर लेते हैं मुगल कालीन प्रमुख स्थापत्य कला के बारे में। बाबर द्वारा आगरा की मस्जिद, उसके पश्चात जो है औरंगजेब द्वारा मोती मस्जिद दिल्ली में, शाहजहां द्वारा दिल्ली में जमा मस्जिद, लाल किला, आगरा में मोती मस्जिद और फिर ताजमहल, जहांगीर द्वारा अकबर का मकबरा सिकंदरा में, और अकबर के द्वारा स्वयं आगरा में आगरा का किला, जहांगीर का महल, अकबरी महल, और फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा, दीवाने आम, दीवाने खास, जमा मस्जिद, जहांगीर महल, मरियम महल, ये स्थापत्य जो निर्माण करवाए जाते हैं उन सब शासकों के द्वारा। फिर मुगल कालीन प्रमुख पुस्तकें की अगर हम बात करें तो बाबर नामा या फिर तुजुके बाबरी के जो लेखक हैं स्वयं बाबर हैं। उसके पश्चात हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम हैं। ताजुल मासिर के लेखक जो है हसन निजामी हैं। तबकाते अकबरी के लेखक जो है वो निजामुद्दीन अहमद। तारीखे शेरशाही के लेखक अब्बास खां शेरवानी। आलमगीर नामा के लेखक मोहम्मद कासिम। कानून ए हुमायूनी के लेखक जो है आपके वो थे आपके ख्वांदमीर। नुक्शा ए दिलकुशा के लेखक थे भीमसेन। सियार उल मुत्तखरीन के लेखक थे गुलाम हुसैन। इकबाल नामा ए जहांगीरी के लेखक थे मोती मिद खां। शाहजहां नामा के लेखक थे इनायत खां। चहार चमन के लेखक थे चंद्रभान ब्राह्मण। फिर फुतुहात ए आलमगीरी के लेखक थे ईश्वर दास नागर। और खुलासत उत तवारीख के लेखक जो थे वो थे आपके सुजान राय भंडारी। अब हम अगला बात कर लेते हैं उत्तर मुगल कालीन शासक के बारे में। तो उसमें जो है सो औरंगजेब की मृत्यु जो हो जाती है, औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में, तत्पश्चात आते हैं बहादुर शाह प्रथम। उसके पश्चात जहांदार शाह, फर्रुखसियार, रफी उद्दौला, मोहम्मद शाह। उसके बीच में जो है सो आ जाते हैं नादिर शाह का आगमन हो जाता है 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के शासनकाल में। उसके पश्चात आते हैं अहमद शाह। फिर आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में 56-57 में दिल्ली पर अहमद शाह अब्दाली का आगमन होता है। फिर जो है सो आते हैं शाह आलम द्वितीय जो 1759 से लेकर के 1806 ईस्वी तक शासन रहते हैं। उसके बीच में बक्सर का युद्ध होता है शाह आलम द्वितीय के बीच में।
शाह आलम के द्वारा द्वितीय के शासनकाल में। फिर आते हैं अकबर द्वितीय जो 1806 से 1837 ईस्वी तक। उसके पश्चात मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर जो 1837 से लेकर के 1857 ईस्वी तक रहते हैं। 57 के विद्रोह के बाद इनको गिरफ्तार करके रंगून जो है वो भेज दिया जाता है, वर्तमान के बर्मा या फिर कह सकते हैं म्यांमार में। और इसके पश्चात इनको जो है 1861 ईस्वी में मृत्यु जो है वो हो जाती है और वहीं पर उनको दफन किया जाता है। फिर बाद में लाया भी जाता है, लेकिन वास्तविकता तौर पे वहीं पे। तो यहाँ से जो है सो मध्यकालीन इतिहास जो है वो समाप्त हो जाती है और उसके पश्चात हम लोग यहाँ पे आधुनिक भारत का इतिहास जो है और स्वतंत्रता आंदोलन जो है उसको हम लोग देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दे। साथ ही साथ अगर दोस्तों के साथ आप चाहते हैं कि वो भी जाने तो आप शेयर भी कर दे। अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। और साथ ही साथ अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना भी ना भूलें। आपके जो कमेंट होंगे उसका जो है सम्मान करेंगे और साथ ही साथ अगर कोई सुझाव होगा तो उस पर काम करने की कोशिश हम करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।